हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय से पाठ 6 बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर पाठ के पार्ट 2 को देखेंगे। इसके पूर्व के अगर पार्ट 1 को आप अभी तक नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दे दिया है। आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग जो पार्ट 2 देखने वाले हैं उसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे देख लेते हैं। बल का मात्रक क्या है, संतुलित एवं असंतुलित बल क्या है, दबाव क्या है, दबाव का मात्रक क्या है, संपर्कित क्षेत्र का प्रभाव क्या पड़ता है, दबाव का अवलोकन करेंगे और द्रव के द्वारा आरोपित दबाव किस प्रकार पड़ता है उसे जानेंगे और वायुमंडलीय दबाव के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बल का मात्रक। तो बल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक, इंटरनेशनल यूनिट है न्यूटन। इसे एन द्वारा हम लोग दर्शाते हैं और 1 किलोग्राम बल को हम लोग जो है लिखते हैं 1 kgf और 1 kgf का मान होता है 9.8 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, परंतु गणित जो भौतिक के जो प्रश्न होते हैं उसमें सुविधा के लिए हम लोग 1 kgf बराबर 10n का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में जान लेते हैं। जब किसी वस्तु पर कार्यरत बलों का परिणामी बल, आपने परिणामी बल इसके पार्ट 1 में देखे हैं, परिणामी बल 0 हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। यह वस्तु को गतिशील नहीं कर सकता है तथा वस्तु के चाल में भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, परंतु वस्तु के आकार में यह परिवर्तन कर सकता है। उसके बाद है असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या है? इसमें जो है हम लोग जानते हैं परिणामी बल 0 नहीं होता है और जिसके फलस्वरूप यह वस्तु की अवस्था, चाल और दिशा में परिवर्तन कर सकता है। तो हम लोगों ने जाना संतुलित बल और असंतुलित बल में क्या अंतर है। अब हम लोग जानेंगे दबाव क्या है। तो देखते हैं दबाव क्या है। बच्चों, क्या आपने कभी कुएं से पतले रस्सी से बाल्टी को निकाला है? तो आपने देखा होगा कि पतले रस्सी से बाल्टी को निकालने में काफी आपको मेहनत करना पड़ता है, काफी बल लगाना पड़ता है। अगर उस पतले रस्सी के जगह पर आप मोटे रस्सी का प्रयोग करेंगे तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, कम बल लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से बच्चों, आप देखे होंगे कि बाजार से आता हुआ कोई व्यक्ति अपने थैले को जब लेकर चलता है तो उसे काफी वजन लगता है और इसके लिए वह व्यक्ति जब उस थैले को अपने रुमाल की सहायता से पकड़ता है तो वह जो है कुछ राहत महसूस करता है, उसे कम बल लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से बच्चों, आप ये जो लोहे का कील देख रहे हैं, अगर इसे हम लोग इस चौड़े हिस्से को इस दीवार में लगाकर ठोकते हैं तो ये नहीं जाता है, क्योंकि इसका कारण हम लोग जानेंगे। और जबकि ये जो पतला सा हिस्सा है इसको लगाकर ठोकते हैं तो ये चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये सारे उदाहरण से हम लोग जान गए कि जब क्षेत्रफल बड़ा होता है, यानी कि क्षेत्रफल ज्यादा होता है, तो बल जो है कम लगता है और जब क्षेत्रफल कम होता है तो बल अधिक लगता है। इसी जो क्षेत्रफल के बारे में है, एकांक क्षेत्रफल इसे कहते हैं और एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को ही हम लोग दबाव कहते हैं। तो दबाव का जो है मात्रक के बारे में हम लोग जान लें। दबाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो दबाव का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको कहते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसे जो है पास्कल भी कहा जाता है और इसे पास्कल को पीए से हम लोग लिखते हैं, पीए से निरूपित करते हैं। 1 पास्कल का मान होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 किलो पास्कल का मान बराबर 1000 पास्कल होता है। इसे हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं 1 kPa is equal to 1000 PA। तो बच्चों, हमने देखा दबाव क्या है और दबाव का क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ता है। क्षेत्रफल के बढ़ने से जो है बल कम हो जाता है और क्षेत्रफल कम होने पर बल अधिक लगता है। तो अब बच्चों, हम लोग देखेंगे संपर्कित क्षेत्र का दबाव पर प्रभाव। तो इसे हम लोग देखते हैं संपर्कित क्षेत्र का दबाव पर प्रभाव। हम लोग ने देखा कि जब हम लोग एक पतली रस्सी का उपयोग करते हैं पानी खींचने के लिए कुआं से,
तो हमारे हाथों को ज्यादा दबाव महसूस होती है, जबकि जब एक मोटे रस्सी का उपयोग करते हैं तो हमारे हाथों को कम दबाव महसूस होती है। इसे इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, बल के संपर्की क्षेत्र का दबाव पर प्रभाव। क्षेत्रफल जितना कम होता है दबाव उतना ही अधिक होता है, और क्षेत्रफल जितना अधिक होता है उतना ही दबाव जो है कम हो जाता है। अतः दबाव आरोपित बल तथा बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब हम लोग जानेंगे दैनिक जीवन में दबाव का अवलोकन। तो बच्चों, हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे जो है दबाव के अवलोकन करते हैं। जैसे अगर आप एक सोफे के ऊपर खड़े हैं तो आप देखेंगे सोफा बीच से धंस जा रहा है, और जैसे ही आप लेट जाते हैं तो सोफा ठीक हो जाता है। तो यह जो है हमारे दैनिक जीवन में जो है दबाव का एक उदाहरण है कि जैसे आप खड़े थे तो क्षेत्रफल उस पर कम था अतः दबाव ज्यादा पड़ रहा था। जैसे आप लेट गए, क्षेत्रफल आपका ज्यादा हो गया तो दबाव जो है कम हो गया। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग आगे जानेंगे द्रव के द्वारा आरोपित दबाव। सभी द्रव माने आपको कोई भी द्रव हो सकता है, पानी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है या अन्य कोई भी द्रव हो सकता है, बर्तन के आधार पर माने नीचे पेंदी पर एवं दीवारों पर वो दबाव डालती है। और हम लोग इसके बाद जानेंगे इनके बारे में, द्रव के दबाव पर गहराई का प्रभाव। तो द्रव का जो है गहराई पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से इसे जान लेंगे। द्रव का समान गहराई पर प्रभाव, अगर गहराई समान हो तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे भी जानेंगे। द्रव की ऊंचाई का दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे भी जानेंगे। जितना जो है द्रव ऊंचा होगा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोग द्रव पर ये जानेंगे। बर्तन की दीवारों पर पानी का दबाव होने पर क्या होता है, अब हम लोग इसे जानेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे इन प्रयोगों के को देखकर समझेंगे इसे। उसके बाद हम लोग वायुमंडलीय दबाव को भी जानेंगे। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे द्रव के दबाव पर गहराई का प्रभाव। अगर हम एक बोतल ले लें और उसमें पानी भर के और 3 अलग अलग ऊंचाइयों पर छेद करें तो हम पाते हैं कि द्रव का दबाव गहराई बढ़ने से बढ़ता है। जैसे जैसे वो गहराई बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ता है, और गहराई घटने से घटता है। देखिए कि नीचे का जो छेद है उससे अधिक दूरी पर पानी गिर रहा है, और जो इसके ऊपर वाला है उससे कम दूरी पर गिर रहा है, और सबसे ऊपर जो है वो एकदम नजदीक गिर रहा है। तो इसे हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से देखते हैं। तो बच्चों, यहां हमने एक बोतल लिया है और अब इसे हम पानी से भरने वाले हैं। आप देखें कि क्या होता है। मैंने पहले से इसमें छेद करके रखा है, और अब इसमें हम लोग पानी भर के देखने वाले हैं। तो देखें कि जैसे जैसे ये पानी हम भर रहे हैं वैसे वैसे सबसे पहले नीचे वाला जो है सबसे दूर में गिर रहा है, और उसके बाद जो है देखिए आप, सबसे जो नीचे वाला है सबसे दूर में, और उसके ऊपर वाला उससे थोड़ा नजदीक, और एकदम जो ऊपर है वो पानी थोड़ा कम हो गया है। तो इस प्रकार से हम इस प्रयोग के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। अब हम लोग अगला प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग अगले प्रयोग को देख रहे हैं, द्रव का समान गहराई पर प्रभाव। तो इसे करने के लिए हमें एक और जो है प्रयोग करना होगा। तो देखते हैं अगला प्रयोग। बच्चों, अब देखें कि यहाँ पर इस बोतल में हम पानी भर रहे हैं, और इस बोतल में नीचे की ओर एक समान लेयर में हमने छेद करके रखा है, और देख सकते हैं कि सभी लेयर से एक समान दूरी पर पानी गिर रही है। यानी कि समान तल पर, यानी कि समान गहराई पर जो है दबाव पानी का समान रूप से पड़ रहा है। इस प्रयोग से हम लोगों ने क्या जाना? इस प्रयोग के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि द्रव द्वारा समान गहराई पर सभी दिशाओं में समान दबाव जो है लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 नंबर का प्रयोग भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखें कि द्रव की ऊंचाई का दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, इसके लिए आप एक बेलून ले सकते हैं, और इस प्रकार से एक बोतल में अलग अलग गहराई को पर पानी भरकर, और इसके नीचे आप बेलून को बांध दें तो देखेंगे कि जिसमें कम गहराई है पानी का वो कम फूलता है, और जिसमें अधिक पानी भरा हुआ है तो वो बेलून ज्यादा फूलता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर आधार पर दबाव ज्यादा होता है, यानी बढ़ता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बर्तन की दीवारों पर पानी का दबाव क्या होता है।
तो बच्चों अब अगर एक बोतल ले लेते हैं और उसके मुंह पर ठीक इस प्रकार से एक बोतल लेते हैं और बच्चों इस पर पानी भर देते हैं, पूरा पानी भर दिए और यहाँ पर इसे छेद करके एक ट्यूब लगा देते हैं और यहाँ पर जो है बैलून लगा देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि गहराई के अनुसार, जितनी गहराई माने इसकी जितनी ऊंचाई तक पानी है उसके अनुसार यह जो है बैलून फूल जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं बर्तन की दीवारों पर पानी का दबाव क्या पड़ता है। तो इसके लिए हमें एक बोतल लेना पड़ेगा और बोतल में यहाँ पर छेद करके एक आपको नली यानी कि ट्यूब लगाना होगा और यहाँ पर बैलून लगाना है। तो इस प्रकार से अब हम इसमें पानी भरते हैं, तो जैसे जैसे पानी भरते जाते हैं वैसे वैसे ये जो है बैलून फूलता जाता है। जब कम पानी था तो वो कम फूला या नहीं फूला, और जैसे जैसे पानी हम उसमें बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये बैलून फूलता जाता है। तो ये हमने देखा कि बर्तन की दीवारों पर पानी का जो है दबाव पड़ता है। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे वायुमंडलीय दबाव के बारे में। तो चलते हैं वायुमंडलीय दबाव को जान लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी गैसों से मिलकर वो बना हुआ है और गैस भी जो है दबाव डालती है। तो गैस जो है जो पृथ्वी पर दबाव डालती है उसे हम लोग जो है वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। और वायुमंडलीय दबाव का प्रभाव को हम जानेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक गिलास में पानी लेते हैं और उसे एक गत्ते से ढक देते हैं और जैसे ही हम गत्ते से ढककर उसे उलटते हैं तो हम देखते हैं कि वायुमंडल का दबाव इतना अधिक है, वायु उसे ऊपर की तरफ इतनी दबाव डाल रही है कि उस गिलास में भरा हुआ पानी नीचे नहीं गिर रहा है। तो इस प्रयोग को हम लोग करके देखते हैं कि सच में ऐसा होता है या नहीं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हमने एक गिलास पानी लिया है और इसे इस गत्ते की सहायता से ढक दिए हैं और अब इसे उलट दिए हैं। और उलटने के पश्चात अब हम धीरे धीरे जो है नीचे वाले हाथ को हटा रहे हैं और देखेंगे कि ये पानी नीचे गिरता है अथवा नहीं। तो हम देख रहे हैं कि वायु का दबाव इतना अधिक है कि हमने इससे हाथ भी हटा लिया फिर भी गत्ता नीचे नहीं गिर रहा है, जबकि ये जो पानी है, पानी को पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे की ओर खींच रही है, फिर भी उससे भी अधिक जो है दबाव हमारा वायु ऊपर की ओर लगा रहा है, जिसके कारण यह पानी नीचे नहीं गिर पा रही है। हम लोग जान लें कि 17वीं शताब्दी में एक महान वैज्ञानिक ऑटो वन गेरिक ने एक यंत्र का आविष्कार किया, जिस यंत्र की सहायता से किसी भी वस्तु के अंदर का जो वायु है उसे निकाला जा सकता था। तो उन्होंने क्या किया, एक लोहे का गोला लिया और उसे 2 टुकड़ा किया और उसके बाद उसे जोड़कर उसके अंदर की वायु को निकाल दिया उस यंत्र की सहायता से, जिसे वायु चूसक यंत्र कहते हैं। और अब दोनों गोले के बाहर की तरफ हुक लगा दिया और दोनों तरफ 8 घोड़े बांध दिए। यह जो है आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, बांध दिए और उसे खींचने के लिए कहा गया। परंतु 8 घोड़े दोनों तरफ लगाने के बावजूद उन अर्धगोलों को अलग नहीं किया जा सका। तो आप समझ सकते हैं कि उन 8 घोड़ों की ताकत से भी वायु का जो है वो ताकत अधिक है। तभी ये जो है अर्धगोला था और इसे काटकर इसके अंदर से वायु चूसक यंत्र की सहायता से वायु को निकाल दिया गया और इसमें जो है 8 घोड़े को बांध दिया गया। दोनों तरफ खींचने के बावजूद भी ये वायु जो है इधर इस तरह से इतना दबाव बना रहा है कि इसे अलग नहीं किया जा सका। तो बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि वायु का दबाव बहुत अधिक होता है। तो बच्चों अगर आप हमारे पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो मैंने फिर से कह देता हूं कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दे दूंगा, उसे क्लिक करके आप देख सकें। साथ ही बच्चों मैंने आपके कक्षा से संबंधित गणित एवं विज्ञान के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और जिसका प्लेलिस्ट बनाकर मैंने आपके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उन प्लेलिस्ट पर क्लिक करके उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।